नमस्कार दोस्तों। पैफी के सभी साथियों को, पदाधिकारियों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा प्रयास है जिसने सबसे पहले तो हमें लॉकडाउन की अहमियत को समझाया है। डिजिटल कनेक्शन, आमतौर पर मैं अपने व्यूअर्स से वैसे भी डिजिटली कनेक्टेड रहता हूँ, ये पीयूष जैन और आपकी टीम के कई लोग जानते हैं। आ, सबसे पहले तो नमस्कार नरेंद्र जी, आरती जी, प्रदीप जी, शालिनी जी, अजय जी, हरीश थापा जी, अरुण डोगरा जी। और मैं जानता हूँ कि अब ये इसी तरह जैसे शालिनी जी हैं या आयुष जी हैं, इन एक एक करके आप लोगों से संवाद थोड़ी देर में बंद होगा, लेकिन उससे पहले आप सबको प्रणाम, नमन। क्योंकि फिर मैं अपनी बात रखना शुरू करूँगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल, पता नहीं आप में से कितने लोग, वो एक छोटा सा हमारे टेलीविज़न की भाषा में कहते हैं टीज़र। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उपाध्याय जी, मणि जी, उपेंद्र जी, आनंद जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूं जब तक कि बाकी के साथी भी हमारे जुट रहे हैं, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और मैं पेशे से पत्रकार हूं। पिछले 20 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं दिल्ली शहर में, अलग अलग टीवी चैनल्स के साथ में, अखबारों के साथ में। अम, पत्रकारिता के साथ साथ में खेलों के प्रति मेरी ख़ास रुचि रही है। और यही वजह रही कि चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, डीडी स्पोर्ट्स के साथ मेरा एक लंबा साथ हो। तो इस दौर में मैं खिलाड़ियों से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, सिलेक्शन प्रोसेस से, खिलाड़ियों की चुनौतियों से, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। नमस्ते पवन जी, नमस्ते चरण जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं खिलाड़ियों की चुनौतियों से वाकिफ़ हूँ। और खिलाड़ियों की चुनौती जब शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका एहसास सिर्फ एक खिलाड़ी कर सकता है, या खेलों के ये। अब मैं इसके लिए इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करूं या ना करूं, तो अपने परिचय में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मैं हाल के दिनों में और लगभग करीब पिछले 4 सालों से इनोवेट इंडिया एंड स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हूं। मेरी जो 8वीं किताब है, वो भी इट्स कमिंग विद द सेम टाइटल, इनोवेट इंडिया एंड स्टार्टअप एरा, which is based on the upliftment of startup era in India. And because this is the most beautiful part of current government and their policies, I see a great change with startup era. और ये स्टार्टअप एरा या स्टार्टअप का जो युग है, उससे मेरे मायने ये हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो हमें मजबूत करना है, जो अभी सबसे बड़ी चुनौती है, जिनकी भीड़ आप देख रहे थे, उसके लिए भी एक विजन देता है। लेकिन साथ ही साथ खिलाड़ियों, खेलों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए रोजगार की संभावनाएं। और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि जब खेलने का समय होता है, उस समय तो एक जोश होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये करियर का समय होता है, उस समय आप पूरे जोश में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो जोश ठंडा होता है, ग्राफ डाउन जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद खिलाड़ियों की हालत क्या है। आप सभी लिम्बा राम जी के नाम से वाकिफ होंगे। और आज की बात तो नहीं, करीब 10-12 साल पुरानी ये बात हो गई। मैंने उनका एक लाइव इंटरव्यू किया था, और वो लाइव इंटरव्यू तब किया था जबकि वो एक गैराज में अपने छोटे से गैस स्टोव के साथ में कुछ खाना बनाने का सामान वो रखे हुए थे। और मैं सरप्राइज था, मेरी आंखें नम थी उस इंटरव्यू के दौरान। आई वॉज इन द स्टूडियो, मैं स्टूडियो में था दिल्ली में, वो अपने उस गैराज में थे। And I was looking at the person Limba Ram. I heard about him like anything. He was like a celebrity. मतलब खेलों की सेलिब्रिटी का ये हश्र हो सकता है? एक नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं। वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले, वजह तो
मैं सभी को समझाता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो यानी मेरे विषय के स्टूडेंट्स हो, या फिर वो आपकी तरह खेलों से जुड़े हुए या खेल एजुकेशन से या फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, मैं सभी को समझाता हूँ। वर्सेटाइल होना यानी कि आप अपनी विधा के साथ साथ में अन्य विधाओं के भी जानकार हों, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी लगभग सभी क्षेत्रों में होती है, और खेलों में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खेलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस दायरे के बाहर कभी सोच ही नहीं पाता है। अभी आज भी कोई बात होगी, अगर किसी स्किल डेवलपमेंट की बात हो, किसी बिजनेस एस्पेक्ट की बात हो, किसी स्टार्टअप की बात हो, खेलों से एक बिजनेस पैरेलल कैसे खड़ा किया जा सकता है इसकी बात हो, तो एकदम से सब चौंक जाएंगे, या ये सोचेंगे कि क्या ये हमारी फील्ड की बात होगी, क्या ये हमसे जुड़ी हुई? जी हाँ, रोजी रोटी हर फील्ड से जुड़ी हुई बात है। कैसे नहीं है खेलों से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल सबसे महत्वपूर्ण। फिर हम किसी भी करियर में क्यों जाते हैं, उसका बेस क्या है? आप किसी भी करियर को क्यों ऑप्ट करते हैं? एक सिक्योर्ड सुरक्षित जिंदगी के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसके जरिए आप अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं, एक ऐसी जिंदगी पाने के लिए जिसके जरिए आप दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा कर पाएं कि मैं एक ऐसा काम करता हूं जिसे तुम कर सकते हो या तुम्हें करना चाहिए। ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, कितने लोग इस जगह पर पहुंच पाते हैं, या कितने लोग इस चीज को सचमुच जी पाते हैं कि हाँ मैं वो कर रहा हूं जिसको आदर्श के तौर पर दूसरे लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। दे शुड एक्सेप्ट इट लाइक एन आइडियल। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं? तो मैंने ये पाया है, बीइंग अ मोटिवेटर, मेरा युवाओं के बीच में बहुत जाना होता है, और देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में मैं जाकर इन बच्चों की गैदरिंग में जब बोलता हूँ तो मैं उनको सबसे पहले समझाता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं उन लोगों से संवाद करना पसंद करता हूं जो बदलाव चाहते हैं, वो चाहे जिस भी उम्र के हों। क्या होता है, एक एक एज ग्रुप में आने के बाद आपको ये लगता है कि नहीं भैया, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इससे इसके आगे बदलाव के बारे में विचार नहीं करना। ये जो मेरी बातें हैं इनको थोड़ी गंभीरता से आप कुछ देर सुनिएगा, क्योंकि आपका मेरी सोच के साथ सिंक में आना जरूरी है अगर आप इस सेशन में शामिल हो रहे हैं तो। सिंक में आने का मतलब ये है कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, आज के सेशन में मैं आपके सामने आखिर रखने क्या जा रहा हूं, आखिर जिन समस्याओं को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उनका क्या समाधान हो सकता है, और क्या हम सब इसी करियर में रहते हुए अपनी जिंदगी को और बेहतर जगह पर ले जा सकते हैं, जहां तक आपकी आजीविका, जहां तक आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल है। और ये बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों को आप देखते हैं, एक तो खिलाड़ियों का वो वर्ग होता है जो आइडियल पैदा करता है। आइडियल मतलब जब आप सेलिब्रिटी स्टेटस देखते हैं, जब आप देखते हैं कि फिल्मी सितारों से भी ज्यादा क्रिकेटर्स की कमाई हो रही है, जब आप देखते हैं कि स्टारडम, शोहरत, हाँ हाँ ये सब मिल रहा है, ये तो देखते हैं आप। लेकिन ये शोहरत किसी की नहीं रहती। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये शोहरत के ऊपर तो मैंने खैर अपने जो मास कम्युनिकेशन के मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कल एक वीडियो बनाया था जो खासा उनको पसंद भी आया है, क्योंकि सबके दिल की बात होती है। हम सब लोगों को एक आइडेंटिटी बनाना है, और आप लोग क्योंकि खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, आपने ओलंपिक सिंड्रोम सुना होगा। जरा मैं आपको उसकी खेलों की भाषा में समझा दूं। ये 5-5 साल में जो ओलंपिक आता है उसके दौरान कई खिलाड़ी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, अपना पूरा खून पसीना बहाकर वो उसमें सिलेक्शन पाते हैं। सिलेक्शन पाने के बाद में वो उस खेल में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, फिर जद्दोजहद करते हैं, फिर हम पदक तालिका देखते हैं, जैसे ही उनका प्रदर्शन होता है तो वो स्टार बन जाते हैं। आप तो खेलों के लोग हैं, ये स्टार बनाते हैं ये लोग जो नॉन स्पोर्ट्स दुनिया के लोग होते हैं। फिर क्या होता है, फिर अचानक से वो समय आता है जब ओलंपिक खत्म हो जाते हैं, कुछ दिनों तक कंधे पर उठाकर घूमा जाता है, गांव में स्वागत होता है, ढोल धमाके बजते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि इनका नाम भी कोई नहीं पहचानता है। इसके बाद होता यह है कि ये लोग अगले चैंपियनशिप के लिए स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब खेलों का माफ कीजिएगा, उसके बाद जब खेलों का मामला डाउन आता है,
तो यानी जब एक खिलाड़ी के तौर पर उम्र पार हो जाती, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, बहुत अच्छा खेल गए तो 15 साल। इसके बाद इसके बाद का संकट ये है कि वो अपनी कोई एकेडमी डाल लें, अगर बहुत बड़ा नाम हो गया है तो एक के बाद एकेडमी चलती जा रही हैं, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, कुछ अपने रोजी रोटी का कुछ जो पैसा पुराना कमा रखा है उसी का इस्तेमाल करें, या फिर कोई नया खिलाड़ी तैयार करने में लगे। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके, आमतौर पर यही होता है। लेकिन क्या ये इस चीज के बारे में विचार पहले से नहीं होना चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है। पहला सवाल इसलिए, और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स इनोवेशन के लिए काम कर रहा हूं, मैं असंगठित क्षेत्रों की बात करता हूं, तो निश्चित तौर पर आपका क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें असीम संभावना है। असंगठित क्षेत्र से मतलब है, मैं सब्जी भाजी वालों को लेकर चिंतित हूँ, मैं गप्पे की दुकान लगाने वालों को लेकर चिंतित हूँ कि वो रेहड़ी लगाते हैं, और अभी लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या खेती के अलावा जितने भी मजदूरी का एक बहुत बड़ा वर्ग आता है, बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा हमारे देश में, उनका क्या होगा? उनके लिए भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर खेलों से जुड़े हुए लोग इतने पिछड़े हुए क्यों रहें? खेलों से जुड़े हुए लोगों को की अनदेखी क्यों होती रहे? और ये अनदेखी करने के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, यानी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग कितने जिम्मेदार हैं? सरकार को क्या करना चाहिए, और किस तरह के विजन के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए? मैंने लिम्बा राम जी का एक एग्जाम्पल आपको दिया, जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं मैं उनको फिर से बता दूं। लिम्बा राम जी का इंटरव्यू मैंने 10 साल पहले किया था। माफ कीजिएगा, जो पहले सुन चुके हैं वो थोड़ा सा और सुन लें, क्योंकि ये गहरे बैठती बात, और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। 10 साल पहले वो अपने गैराज में थे, एक छोटे से स्टोव पर खाना बना रहे थे, मेरी आंखें भी नम थी जब उनका इंटरव्यू कर रहा था। बाद में भी मैंने उनसे बात की, और सच पूछिए उसके बाद से फिर मुझे अभी जानकारी मिली, पीयूष जी ने ही बताया कि वो अभी भी कुछ लगभग उसी स्थिति में रहते हैं। या अब मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा 20-22 साल की उम्र तक। मैंने स्टेट लेवल ताइक्वांडो के खेले हैं। ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जो उस समय पर उतना लोकप्रिय नहीं था, आज बच्चों के लिए बड़ा लोकप्रिय है, स्कूल्स में क्लासेस कंपलसरी हो गई हैं। तो जो ताइक्वांडो के एक्सपर्ट्स थे उनको कुछ कुछ रोजगार स्कूलों में मिल गया है। इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि ताइक्वांडो को जो हमें सिखाते थे वो 16 गोल्ड मेडल नेशनल के जीत चुके थे। 16 गोल्ड, 16 गोल्ड मेडल्स इन नेशनल गेम्स। लिसन मी केयरफुली। जो उनके एक छोटे से कमरे में, एक बहुत छोटी बस्ती थी, मैं खुद भी एक बस्ती में पला बड़ा बच्चा हूं, उसमें कील पर टंगे रहते थे गुच्छा का गुच्छा, और उनके सर्टिफिकेट्स मैं देखता था तो मैं आश्चर्यचकित रहता था। उनका इंटरनेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन होता था, लेकिन वो वहां जा नहीं पाते थे, तो उन्होंने हम लोगों को कोचिंग देनी शुरू की। और धीरे धीरे आजीविका, क्योंकि कोचिंग हम जैसे बच्चों को देते थे, इनमें से कई पैसे दे पाते थे, कई नहीं दे पाते थे। हम लोगों को तो लगता था हम सीख रहे हैं। स्टेट लेवल भी उन्हीं की वजह से खेल पाए, क्योंकि उस फेटर्निटी में उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। जी हाँ, जब मैं ये बोलता हूं तो मेरा दिल भर आता है, क्योंकि मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है। वो ताइक्वांडो सिखाते थे, वो हमारे गुरु थे, और चोरी के आरोप में पकड़े गए थे। और इसलिए क्योंकि उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। ये मैं अपने जीवन की सत्य घटना आपको बता रहा हूं, कोई कपोल कल्पना नहीं, आंखों देखी, विटनेस की हुई, जी हुई घटना आपको बता रहा हूं। 16 गोल्ड मेडल वाले व्यक्ति का 5 से 6 साल के भीतर यह अंत होता है। बाद में उनका दुखद अंत भी हुआ, उनकी हत्या भी कर दी गई। मैं उस सब पर नहीं जाना चाहता हूं, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस दर्दनाक कहानी को आपके सामने रखने का मकसद यह है कि खेलों को मैंने इस तरीके से भी विटनेस किया है, और देश में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसके गोल्डन पीरियड के दौरान, और ये आपको इंटरनेट पर मेरे इंटरव्यूज मिल जाएंगे इन तमाम खिलाड़ियों के साथ, किसी का नाम नहीं कोट करूंगा, कुश्ती के हो, बॉक्सिंग के हो, बैडमिंटन के हो, जितने बड़े बड़े सबके इंटरव्यूज मैंने किए हैं। उन सबका मैंने चढ़ता हुआ सूरज देखा है, और मैं ढलते हुए सूरज को भी देख रहा हूं, और मुझे तब भी पता था कि ये स्टारडम का क्या होता है। खेलों की दुनिया में अनिश्चितता कितनी भयानक है, इस बात का एहसास मुझे हमेशा से रहा है। देखिए, ये हतोत्साहित करने वाली बात नहीं है, ये इसको डिस्करेजमेंट की तरह मत लीजिए। मैं हूं एक मोटिवेटर, मेरा काम है आपको हकीकत से वाकिफ करा के उसका समाधान बताना, गलती कहां रह जाती है। और गलती सिर्फ स्पोर्ट्स वाले लोगों के साथ में नहीं है,
गलती हर उस व्यक्ति के साथ में है जो इन मूल सिद्धांत, जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, उन मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, उन मूल सिद्धांतों को नहीं जीते हैं। हर ऐसे आदमी के साथ में दिक्कत होगी ही होगी। आपको जो आज बात बता रहा हूं, यह पत्रकारों को 4 दिन पहले बता चुका हूं, और मैं आपको अलग अलग फील्ड बताता हूं। एक कैलिफोर्निया में आदित्य सत्संगी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस्कॉन से जुड़े हुए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया परसों, वो सुनिएगा। तो मैंने बताया कि भाई पहले तो जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो धर्म को सीख लें। ये बात फिर जब मीडिया से मेरी हुई तो मैंने उनको समझाया कि भाई मीडिया, तुम इनको गाली बकने उनको गाली बकने के बजाय पहले अपने अंदर झांको, अपने आप को सुधारो। अब मैं आपसे कहता हूं, आप इस पर देखने के बजाय उस पर देखने के बजाय पहले ये झांकिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्या हमने खुद भी कभी अपनी फील्ड के लिए कुछ इनोवेटिव किया है। आई सैल्यूट पैफी, आई सैल्यूट पैफी, बिकॉज मैं इनके काम को देख रहा हूं। मैं आज से नहीं जानता हूं पीयूष जैन जी को और उनके संस्थान और उनके कामों को। ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। इन लोगों ने, इस व्यक्ति ने कब एक बीजारोपण किया और कैसे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया, उसको मैं लगातार विटनेस कर रहा हूं। एक एक जगह जाकर लोगों से मिलना, लोगों को अपने साथ में जोड़ना, ये आसान नहीं होता है। 1-to-1 कम्युनिकेशन। आज आप लोग जुड़े हैं, आज प्रवीण तिवारी को सुन रहे हैं, और ये प्रयास जो चल रहा है इंटरनेट के जरिए, ये भी विजन है। ये इनोवेशन कितने लोग दिखाते हैं, या फिर ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ कितने लोग जुड़ते हैं? चलिए आप मत करिए, अब मैं आप समाधान वाले पहलू पर हम आ रहे हैं। अभी बहुत हो गया कि हम कोई बहुत ही कष्ट कष्ट की बातें करें। आइए थोड़ा सा जरा इसके अच्छे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। आप में से जितने लोग इस प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपको थम्स अप, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका एक छोटा सा प्रयास यहां पर इस मंच पर जुड़ने से, इन लोगों के साथ बने रहने से कितना बड़ा प्रयास बन जाएगा आने वाले समय। वो बन ही रहा है। जिस तरह की रिकॉग्निशन पेफी को मिली है, जिस तरह से इन्होंने एक मंच पर इन समस्याओं को उठाना शुरू किया है। जब मुझसे बात हो रही थी तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में रहा हो, वो आकर, या स्टार्टअप इनोवेशन के लिए काम कर रहा हो, वो आकर आपसे ये कहे कि आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपनी आजीविका के रिसोर्सेस के बारे में सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि क्या पैरेलल स्किल डेवलपमेंट की भी जरूरत है, क्या स्पोर्ट्स फेटर्निटी को, बिजनेस एस्पेक्ट्स और कॉमर्स को भी समझने की जरूरत है। जी हाँ है, जी हाँ 101% है। आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप लोग अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, अलग अलग तरीके के कामों से जुड़े होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं खेलों से या फिजिकल एजुकेशन से आपका वास्ता है, इतनी बात मैं जानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जीवन में आप अपने हर दूसरे रास्ते को बंद कर लें। हर दूसरे रास्ते को बंद करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये चुनौतियां आने वाले समय में आ सकती है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर क्यों ना रहें। आप मुझे अपने सजेशंस भी देते जाएं, अगर आपके बीच में कोई सवाल आते हैं तो, क्योंकि मैं कई सारे कमेंट्स देख रहा हूं, पेफी अच्छा काम कर रहा है, या पेफी की तरफ से भी जो हमारे पास वो आ रहे हैं कमेंट्स, वो भी मैं देख पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल भी रखें, जिससे कि मैं इस चर्चा में ये भी समझ पाऊं कि ये मोनोलॉग ना हो। ये मोनोलॉग होने के बजाय आपके कोई जेन्युइन सवाल आए जिनके इस विषय से, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट स्पोर्ट्स, यानी खिलाड़ियों का जो खेल के बाद का जीवन है, या फिर फिजिकल एजुकेशन में जुड़े हुए जो लोग हैं। मैं एक सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर टीचर भी हैं, आप अगर फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताएं मुझे कि किस तरीके से आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में फिनेंशियल सिक्योरिटी आए या रोजगार की संभावनाएं विकसित हो। अब पहले मैं अपनी बात रख देता हूं, फिर आप अपने सवाल भी रखते जाइएगा, जिन्हें मैं अभी यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैंने आपसे कहा कि आप एक लिस्टिंग करिए। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद में सेकंड चीज आती है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जितना टाइम अपने जो भी प्रोफेशन में है उसको देते हैं, उसको निकाल लीजिए। आप चाहे पठन पाठन कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो उसका एक टाइम निकाल लीजिए। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आप अब किन एडिशनल स्किल्स को अपने साथ में जोड़ सकते। एडिशनल स्किल्स का मतलब समझ लीजिए, आपको
बहुत जरूरी है कि एडिशनल स्किल में आप बिल्कुल अपनी फील्ड से हटकर किसी ऐसी चीज पर जाएं जो कि अभी तक आपसे अछूती रही है। मसलन मैं एक पत्रकार होने के नाते स्टार्टअप्स इनोवेशन पर काम करूं, ये तो कोई बात ही समझ में नहीं आती, लेकिन आज मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मकसद वो दिखाई पड़ता है। मैंने स्टार्टअप्स को लेकर जब काम करना शुरू किया, इनोवेशंस को लेकर मैंने जो काम करना शुरू किया, उससे मुझे ये समझ में आया कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, रोटी है, अपने लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी है। हमारे देश का युवा सबसे ज्यादा इसी बात से चुनौती महसूस करता है। ऐसे में हमें सबसे पहले रोजगार के विषय में सोचना। अब मैं कॉमर्स का आदमी नहीं हूं, कॉमर्स सुनते ही मुझे लगता था कि व्यवसाय का हमसे क्या लेना देना, हमें क्यों समझना है मैनेजमेंट को। नहीं, मैनेजमेंट हम सबको समझना है। हम सबको इसलिए समझना होगा क्योंकि हम सबके जीवन में वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आता ही है। Is children need to grow up in families that support and treat them properly in the field of sports. देखिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के बारे में आया कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक कमेंट जरूर करना चाहता हूं। जब मैं सारी फील्ड्स की बात करता हूं तो स्पोर्ट्स को मैं सर्वांगीण विकास का हिस्सा मानता हूं। सर्वांगीण विकास से मेरा मतलब है कि आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के बिना हम हम इंसान ही कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। फिजिकल एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। वो माता पिता जो इस वक्त अदर दिन स्पोर्ट्स फेटर्निटी मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पर कई और जगहों पर जाएगा, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स से बढ़कर स्वामी विवेकानंद का एक वर्ड है, उसको एक कोट है, उसको याद रखिए हमेशा। गीता मत पढ़िए, फुटबॉल खेलिए। ये इसका मतलब था। वो कहते थे मुझे ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके स्नायु में ऊर्जा दौड़ रही हो। हमारे यहाँ पर ज्ञान तो बहुत ज्यादा भर दिया। अब मैं कहूँ एकेडमिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, मेरे बच्चे की क्लास अभी खत्म हुई है थोड़ी देर पहले। आपके घरों में भी इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। स्कूल्स को अपना इन्वॉल्वमेंट देना है और वो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे भी काफी देर तक लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, फिर उनको लगता है स्कूल खत्म हो गया। कुछ इसी तरह 4-4 5-5 घंटे का समय स्कूल में दिया जा रहा है। आप स्पोर्ट्स पर कितना समय दे रहे हैं? आप फिजिकल एजुकेशन पर कितना समय दे रहे हैं? आप बच्चों के अंदर वो बीजारोपण कितना कर। मैं कहता हूं करियर की बात ही नहीं है। हर इंडिविजुअल, इस देश के हर व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्स होना चाहिए। और सबसे युवा देश है आपका। आज आप कोरोना पेंडेमिक में हैं। इस कोरोना पेंडेमिक में भी भारत क्यों मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? हम अभ्यस्त हैं। साथ ही साथ में हम कष्टों को झेलने के भी बहुत ज्यादा अभ्यस्त हैं। टूटते कौन से देश हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं, जिनका इलाज बहुत अच्छा था? अमेरिका, इटली, फ्रांस, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ये सब टूटते हैं। हमारे साथ भी चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने चिकन पॉक्स और पोलियो से लड़ाई लड़ी है। ये वो लड़ाइयां हैं जो बताती है कि हमारे यहां पर कभी स्नायु में ऊर्जा दौड़ती थी, लेकिन आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आज हम फॉलो कर रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम को जो दिमाग में सिवाय उन्हीं की तरह बनने के और कुछ नहीं घुसेड़ रहा है। आप जा रहे हैं अमेरिका, इटली, फ्रांस बनने के लिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आप बन जाए। और स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही उसको थोड़ा सा आपके सवाल से जोड़ता हूं। आप गीता मत पढ़िए बेशक, लेकिन आप फुटबॉल खेलिए। और ऐसे युवाओं की जरूरत है जो फुटबॉल खेलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? स्वामी विवेकानंद को ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे यहाँ ये जो ज्ञान है, थोता ज्ञान, कोरा ज्ञान जो भरा जा रहा है, इससे बचने की सख्त जरूरत है। इस कोरे ज्ञान ने हमें खत्म कर दिया, हमारे बच्चों को खत्म कर दिया, आने वाली नस्लों को खत्म कर देंगे। फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में मैंडेटरी की जाए, और की जाए तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। कुछ बड़े स्कूलों में मैं देख रहा हूं कि हर स्कूल में हो रहा है, लेकिन क्या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसमें उस तरीके से करवाया जा रहा है? आप 5-5 6-6 घंटा बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कि साथ में आप 1 घंटा 2 घंटा या जो भी स्पोर्ट्स का समय तय कर रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं और कितने एक्सपर्टाइज को लेकर आ रहे हैं? ये दूसरा समाधान। इस देश में जब फिजिकल एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है, तो फिजिकल एजुकेटर्स की कितनी ज्यादा जरूरत होगी? फिजिकल एजुकेटर्स की ज्यादा जरूरत है तो फिजिकल एजुकेशन को समझने वाले, उन्हें ट्रेंड करने वालों की कितनी जरूरत होगी? जब उन्हें ट्रेंड करने वालों की जरूरत होगी तो इस देश में पेफी जैसे संस्थानों की कितनी ज्यादा जरूरत होगी? इन सारी चीजों पर जरा विचार करिए मिलकर। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और जितने भी पॉलिटिकल
सर्कल में हमारे लोग आते हैं, मैं उनसे इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये गंभीर प्रयास है। अब बात करता हूँ समाधान की। ये तो हुई सारी बातें कि मैं आपकी, चलिए अगर अभी तक की जो बातचीत है उसको समअप करता हूँ, मैं समराइज करता हूँ जो बातें मैंने अभी तक कही, और फिर अगले फेज में जाते हैं। पहली चीज़ ये कि आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, आप चाहे जिस फील्ड में हो। ये मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप इस बात को आत्ममंथन कर ले। आपको अगर अभी बात मेरी एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रही है, या कई कई बार हम अपने ज्ञान से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, और जिसको सुन रहे हैं उसको भी थोड़ा नहीं जानने की वजह से भी ये परेशानियां होती हैं कि हम आपको कितना सुन पाएँ कितना ना सुन पाएँ। लेकिन जैसे ये देखिए, कुछ स्कूल बच्चों को मैथ के क्वेश्चन याद करा रहे हैं। कुल मिला के यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन किस तरह की चल रही है। खैर, तो अब अगर इसको समराइज करें इस पूरी बातचीत को, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करें, बहुत ज़रूरी है। अदर देन स्पोर्ट्स, अदर देन फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स को भी समझें, सोशल मीडिया को भी समझें, डिजिटल मीडिया को भी समझें, और भी अगर कोई चीज़, नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल्स को भी डेवलप करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे फिजिकल एजुकेटर हैं, लेकिन आप अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं स्कूल्स को, आप किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना पा रहे हैं, आप मेरी तरह बात को रख नहीं पा रहे हैं, तो ही चुनौती हो जाएगी। और इन चीज़ों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्ट्रांग होल्ड्स क्या हैं। उन स्ट्रांग होल्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें नर्चर करना है, उन्हें डेवलप करना है। ये आप एक इस सेशन से मेरे इस बात को लेकर जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे छोटा हूँ उम्र में, बड़ा हूँ, जैसे भी हूँ, आप मेरी बात को मानिए। और ये मेरा एक सजेशन है जो आपको लाइफ में आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अगर आप ऐसे किसी संकट से बचना चाहते हैं जिसके बारे में मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि लिम्बा राम को मैंने देखा, या, और ये एक दो कहानियां नहीं है जिनको मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा सेशन इन्हीं कहानियों पर निकाल सकता हूँ, और आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कहा, क्योंकि आप इस फील्ड में ज्यादा एक्टिव है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि फिजिकल एजुकेशन इज द फ्यूचर, इज द प्रेजेंट एक्चुअली, बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अभी वर्तमान सरकार ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, प्रधानमंत्री मोदी खेलों को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, और हमारी शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर जिस तरह से काम करने के बारे में, जो मेरी जानकारियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में, बहुत जल्दी, आने वाले समय का मतलब ये नहीं कि कोई 5-10 साल बाद ये बात होने, बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारी शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसको महत्वपूर्ण गंभीरता से वैसे ही करना होगा जैसा अभी आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हमारे लिए भूगोल, या जो बच्चों के दूसरे आम सब्जेक्ट्स हैं, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाने पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, क्या उतना ही ध्यान बच्चों के फिजिकल एजुकेशन पर दिया जाएगा? ये फिजिकल एजुकेशन पर जो ध्यान देने की बात है, इसी को मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूं। अब इसमें हम क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको उस बात को रखना पड़ेगा, आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि आप क्या दे सकते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ चीजें मैं रख रहा हूं, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए या मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं उसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या आप लोग कोशिश भी करते होंगे कि अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब बात एजुकेशन की आती है तो एक ठोस नीति का होना आवश्यक है। सरकार से भी मेरा निवेदन है, आप सब इस मंच पर जुड़िए, आइए हम मिलकर आवाज उठा। बड़ी से बड़ी चीज में सरकार झुकती है, बड़ी से बड़ी चीज में झुकती है, और तब भी गंभीर होती है जब वो देखती है कि एक बड़ा वर्ग ये चाहता है। आइए हम मिलकर पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स को जो कि बहुत ज्यादा इस आधुनिक शिक्षा पद्धति में खो गए हैं, डूब गए हैं, उनको समझाने का प्रयास करें कि फिजिकल एजुकेशन उनके बच्चों के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। वो बच्चों के लिए जो सपने देख रहे हैं, वो सपने तभी पूरे होंगे जब फिजिकल एजुकेशन उनके जीवन का अहम हिस्सा होगा। इस बात को हम समझाने का प्रयास करें मिलकर। एक छोटा सा प्रयास अभी चल रहा है जो हम कर रहे हैं, ये उन लोगों तक बात जरूर पहुंचेगी, लेकिन इसको थोड़ा और प्रभावी तरीके से, चाहे हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करें। भाई ये वो देश है जो आज कोरोना पेंडेमिक से लड़ने का मादा रखता है, हर एक को बोला घर में रहो, घर में रह रहे हैं। आज आज हम लोग, हजारों लोग संवाद कर रहे हैं आपस में यहाँ पर बैठकर।
मैं पेफी के कुछ ऐसे कार्यक्रम जो आईटीओ पर हुआ कार्यक्रम या कई अन्य जगहों पर इस्लामिक सेंटर में या जहां भी होते हैं, ऐसे कई जगहों पर मैं गया और वहां पर मैंने कार्यक्रमों को अटेंड किया। आज एक कार्यक्रम में यहाँ भी अटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं एक उस सेशन में आपके बीच में बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर ये कि हम वेल कनेक्टेड हैं, हमको इस चीज की ताकत को समझना होगा और ज्यादा प्रभावी तरीके से समझना होगा। कुछ नहीं रुकता है अनटिल एंड अनलेस वो समय ना आ जाए। आई गेस आपको मेरी ये बात अभी ये भाषा समझ में आ रही होगी। मैं आपको इस उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं कि आज वो समय आ गया है। ये जो कोरोना पेंडेमिक है इसने हमें समझाया कि वो समय आ गया कि सबके सब अंदर रहो। सोशल डिस्टेंस, स्वच्छता अभियान कौन सा आज का चल रहा है? स्वच्छता अभियान आज तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्वच्छता अभियान की गंभीरता समझ में आ रही है। घरों से आने के बाद हमारे घर में हमारे पिताजी माताजी चप्पल जूते बाहर उतरवा दिया करते थे, तो लोगों को आश्चर्य होता था कि भाई ये कौन सा सिद्धांत है यार, चप्पल जूते बाहर ही उतरवा देते हैं, मतलब गेट के अंदर नहीं आते थे। आज वही काम सब लोग कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो अपने जूते चप्पल बाहर उतारते, फिर आज से उठा के, मतलब मैं क्योंकि लॉकडाउन के दौर में भी रोज बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग बाहर जा पा रहे हैं, मुझे प्रतिदिन बाहर जाना पड़ता है, प्रतिदिन मुझे अपना काम करना पड़ता है। मैं एक पत्रकार होने के नाते लगातार सड़कों पर भी घूम घूम कर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन प्राइमरी सेक्शन से जरूर, हाँ ये बहुत अच्छे से दीप्ति जी आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्शन से शुरुआत हो, स्कूलों में गंभीरता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन वो चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी परंपरा का हिस्सा रहीं, मैं जब लॉकडाउन से बाहर से आता हूँ तो मैं उन सारी चीज़ों का पालन करता हूँ, जैसे कि कोई शमशान घाट से आने के बाद करता था। आपको याद है कि वो नीम का पानी छिड़का जाता था, कपड़े उतारे जाते थे, फिर स्नान किया जाता था। बिल्कुल वही स्थिति है कि आप बाहर निकले मतलब शमशान से घर में वापस आ रहे हैं, ये स्थिति बन गई। ये वो समय है जो हमें सिखाता है कि अब महत्वपूर्ण काम की चीजों पर विचार करना है। क्या किसी का ध्यान इस पर जा रहा है कि कौन सी कार खरीदना है? कार के लोग ऐड कर रहे हैं, कार की कंपनीज नहीं कर रहे हैं। किसी का ध्यान जा रहा है कि घर में फर्नीचर कौन सा लगाना है? नहीं, किसी को जरूरत नहीं महसूस। किन चीजों पे, क्या कहां पे मारा मारी मची है? चावल आटा गेहूं तो नहीं खत्म हो गया है, शक्कर तो नहीं खत्म हो गई, दूध मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यही चीजें हैं हमारे जीवन की। इन्हीं सब जरूरतों में हमारी फिजिकल फिटनेस और बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो ये समय सिखा रहा है। आप मेरी बात को जरा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसको आगे भी ले जाएंगे। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती कि मैं एक सेशन दूं, मैं कोई बात बोल दूं और ये बात यहाँ खत्म हो जाए। जी नहीं, आप समझिए इस बात को कि मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमको किसी ना किसी तरीके से इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाना है। हमें इस मुहिम को, इस समय को इस्तेमाल करना है। इस समय पर हम ज्यादा गंभीरता से मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय पर हम ज्यादा लोगों के जहन में इस बात को डाल सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, किसी भी तरीके से आप उनकी तरक्की चाहते हैं, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन के इस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में जैसा मैंने कहा कि जो फिजिकल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलना जरूरी है। इस पर मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ और ये बात सुनने जैसी है, आपको इस बात को समझना चाहिए। रिवॉर्ड, हमारी लाइफ में रिवॉर्ड एक ऐसा शब्द है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। इस रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई गाना गाते हैं और उस गाने को 4 लोग पसंद करते हैं, तो आप और गाना गाने के इच्छुक होंगे। लेकिन वहीं आप गाना गाते हैं और आपको टीज किया जाता है या आप उतना अच्छा नहीं, बिना तैयारी के आप गाना गाते हैं और आपको नहीं पसंद किया जाता है, तो आप डिस्करेज हो जाएंगे, आप उस काम को आगे नहीं करेंगे। फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोगों के साथ भी यही है। उनके रिवॉर्ड्स क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले तो सोशल सिक्योरिटी और जो आजीविका चलाना है, धनोपार्जन है, ये 2 चीजें तो है ही हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कोई पैशनेट है उसको लेकर? और पैशनेट होने के साथ साथ में उनके लॉन्ग टर्म के मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं इससे हासिल करना, वो किन चीज़ों को अपने रिवॉर्ड की तरह देखेंगे, ये भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये रिवॉर्ड्स जो हैं ये हमको मिलते रहना चाहिए। मुझे लगता है अभी आज के दौर में अगर हमें किसी चीज़ को रिवॉर्ड के तौर पर कंसीडर करें तो वो सबसे पहले होना चाहिए माफ कीजिएगा, कि सरकार हमें
पहले एक ऐसी व्यवस्था बनाकर दे कि फिजिकल एजुकेशन या पैफी के जो प्रयास हैं या आप लोगों के जो प्रयास हैं वो पहली फुर्सत में स्कूलों में कंपलसरी कर दिए जाएं, स्कूलों के साथ उनको जोड़ दिया जाए और इसको बाकायदा अनुशासन की तरह से, बाकायदा एक एक्ट की तरह से जोड़ा जाए। इसके लिए हमको पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी होगी। पहला काम हमें ये करना है। दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर जैसे कि अभी हम लोग जुटे हुए हैं, कुछ ऐसे अपने 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 इलाके में एक तो इस सर्कल को बड़ा करिए। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ पैफी का एक मंच है, उदाहरण के लिए चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। पैफी के मंच पर मैं आज देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को एकजुट करने में पीयूष जी कामयाब हुए हैं। और हालांकि बीइंग अ डिजिटल मीडिया पर्सन ऑल्सो, मैं सारा समय के साथ एज डिजिटल सिनर्जी मैनेजर भी अभी काम कर रहा हूँ। तो आपको पता, मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया भी मेरा फोटे है, उसके लिए मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो मैं डिजिटल मीडिया को बहुत अच्छे से समझता हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फिर वेबसाइट्स हो। जो प्रयास अभी चल रहा है और उसको जो ट्रैक्शन मिल रहा है, क्या इससे पहले मिल रहा था? जी नहीं। लेकिन ये प्रयास अगर पहले किया जाता तो भी मिलता, तो ये प्रयास पहले क्यों नहीं किया गया? ये मेरा सवाल आप सभी से है, पीयूष जी आपसे भी है, पेफी के सभी सदस्यों से है, जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे है। अब दूसरी बात, अगर ये प्रयास किया गया है तो अब समझ लीजिए इसकी ताकत को, इसको आगे बढ़ाइए, इसमें लोगों को जोड़िए, गंभीर लोगों को। इट्स नॉट अबाउट पेज लाइक्स। और इस तरह के प्रयासों में आप कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। मैंने जिन लोगों की बात करी आपसे अभी, जो कैलिफोर्निया के या अमेरिका से जिन लोगों ने एक छोटा सा इंटरव्यू हमारा किया है, उसको भी आप सुनिएगा यूट्यूब पर जाकर। सत्योलॉजी या माइथोलॉजी का अपोजिट उन्होंने सत्योलॉजी करके बनाया है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत लिमिटेड लोग हैं लेकिन बड़े गंभीर लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से पैफी के इस मंच को मैं ऐसा मानता हूं जिससे बहुत ही गंभीर लोग जुड़ सकते हैं, जो इस प्रयास को ही अपना जीवन मानते हैं। तो ये एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो इस सेशन में मैं आपके सामने रख सकता हूं कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी को अगले फेज में ले जाइए। इट्स नॉट लाइक कि आपने अभी एक शुरुआत करी, क्योंकि और ये ऐसा नहीं कि ये प्रयास पहले से नहीं चल रहा, चल रहा है, लेकिन अब जो ताकत देखने को मिल रही है, अब ये जो सेशंस की परंपरा शुरू हुई है, ये अचानक से हमें ये मौका मिला है। अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कोरोना के पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये कोरोना पेंडेमिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, लॉकडाउन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। आज हम घरों में बैठे रहकर ज्यादा वेल कनेक्ट। अब बताइए, अगर मैं इसको और अगले फेज में ले जाने की बात कहूं, क्या इसी तरीके से हम इस मंच को बड़ा करके, इस पैफी के मंच को बड़ा करके हम उन स्कूलों पर और सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को और आगे पहुंचाया जाए? मैं एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड द प्रॉपर टीचिंग विथ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आइडियाज इज मैंडेटरी। एग्री, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए प्लान्स और ये सब चीज़ें आप लिख रहे हैं, क्या इस मंच का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने सारे आइडियाज़ देते हैं और एक कोई क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेफी जो है वो अपनी एक बुकलेट निकालते हैं, अपना एक जर्नल निकालते हैं, उसमें अलग अलग लोगों की क्या ये चीज़ें पहुँच रही हैं सामान्य तौर पर, और कितने लोगों तक पहुँच रही हैं, और इसमें किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग कितने एक्टिवली पेफी के इस प्रयास से इन्वॉल्व? अगर आप आज ये जो छोटा सा एक सेशन का प्रयास किया जा रहा है इसमें ये इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, और मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पेफी के इस प्रयास में बड़ी तादाद में लोग जुटते चले जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रयास की वजह से एक एक माहौल बन रहा है? और अगर इसको मान लीजिए 10 फोल्ड 20 फोल्ड कर दें, 10 गुना 20 गुना इस प्रयास को आगे बढ़ा दें, तो आप बहुत ही आश्चर्यजनक और चमत्कारिक नतीजे भी अपने सामने लेकर आ सकते हैं। क्या नहीं लगता? सोचिए जरा गंभीरता। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। इट हैपन्स, हुआ है, कई बार होता है, कई फील्ड्स में होता है, लोग कर रहे हैं। छोटे से प्रयासों में साल भर में राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा हो जाता है। आप क्यों नहीं मूवमेंट बनाते हैं इसको, फिजिकल एजुकेशन को? और चल रहा है प्रयास, कर रहा है बंदा, ये पेफी का प्रयास जो है ये चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। इस मूवमेंट के साथ आप कितनी गंभीरता से जुड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिए, इसमें समर्पण कितना है आपका। और ये किसी एक इंडिविजुअल का प्रयास नहीं है। कभी भी कोई आंदोलन, कभी भी कोई प्रयास बड़ा नहीं हुआ है जब तक उसको लोगों ने अपना प्रयास न माना हो। मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूं,
मैंने आपको बताया, मेरी जहां जहां जरूरत होती मैंने कभी डिनाई नहीं किया, कभी डिनाई नहीं किया कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूं पैफी के किसी भी प्रयास के लिए। आप मेरा जो भी इस्तेमाल करना है, जो भी उपयोग करना है वो आप करिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी फील्ड के लिए भी काम कर पा रहा हूँ जो मेरे लिए एलियन थी एक तरीके से। स्टार्टअप, इनोवेशन, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी सबकी नज़रों से ओझिल रहती है, क्योंकि स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में बहुत ही गड़बड़ झाला है। मोटी मोटी फीस ले रहे हैं। स्कूल कमाई का सबसे बड़ा जरिया है आज की तारीख में। स्कूल्स में कितनी तगड़ी तगड़ी फीस ली जा रही है, लेकिन क्या बच्चों का वो विकास हो पा रहा है जिसके लिए ये माता पिता जाते हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग कहाँ कहाँ भागदौड़ कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाए। और उन स्कूलों को जो पैसा दे रहे हैं, आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो बार्गन करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, सब्जी की क्वालिटी, सामान की क्वालिटी को चेक करते हैं। आप एजुकेशन के लिए कभी क्वालिटी को चेक करने का कोई पैमाना बनाया है आज तक? और एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कभी विचार किया है? कभी इसका दबाव बनाया है पेरेंट्स ने किसी स्कूल पर? बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं तो पेरेंट्स हंगामा करने के लिए चले जाते हैं। बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है को लेकर कभी हंगामा किया? या हमारे बच्चे ने क्या नई स्किल्स डेवलप की उसको लेकर कभी हंगामा किया? नहीं किया। जिम्मेदार कौन? हम आप। हम दावा कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रयास उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जिनको आप अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, उन तक क्या ये आवाज पहुंच रही है? निश्चित तौर पर जहां हमारी कमियां, वहां हमें खुद देखना पड़ेगा। जहां सरकार को करना है, मैंने पहले ये बात बोल दी इस सेशन में, बीच में मिड पॉइंट में मैंने ये बात रखी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा ठीकरा मैं आपके सर फोड़ दूं। सरकार पर दबाव बनता है, बहुत गौर से। अब जरा ये, अब मैं थोड़ा अंत की तरफ ले जाता हूं इस सेशन को, अब थोड़ा समराइज भी करते हैं कि ओवरऑल लब्बो लुआब क्या निकला। सरकार पर दबाव बनता है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्ट बनना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से होना चाहिए, और सारे स्कूलों के ऊपर बाध्यता, जो भी कह लीजिए आप उसको। मैं कहता हूं सरकार पर भी एक दबाव होता है इंपॉर्टेंस का। सरकार तो कुछ भी कर सकती है और आपके लिए भी करेगी, और फिजिकल एजुकेशन को लेकर गंभीर भी है। लेकिन क्या उतनी गंभीरता पेरेंट्स की तरफ से या उतनी जागरूकता हमारे आपके प्रयासों से पहुंच रही है उस तक? निश्चित तौर पर अभी नहीं पहुंच रही है। मुझे तो ऐसा लगता है। अगर मैं गलत हूं तो इसको करेक्ट करिएगा, हम इस पर और बातचीत कर लेंगे। नहीं पहुंच रही है का मतलब हम अभी फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को रख ही नहीं पाए हैं। हमको उसके नतीजे डेवलप करने पड़ेंगे, हमको उसके नतीजे सामने रखना पड़ेंगे। चाहे हम कुछ मॉडल्स लें, कुछ मॉडल्स को फिक्स करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे कुछ प्रयास हो भी रहे होंगे। मैं पूरी तरह से इस बात को डिनाई नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रयासों से वाकिफ नहीं हूँ, इसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। अगर ऐसे कुछ प्रयास हो रहे हैं तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये प्रयास उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जितने कि सार्वजनिक रूप से मेरे पास इसकी जानकारी पहुंच जाए या सामान्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सरकार पर दबाव बनेगा तो नीति निर्धारण निश्चित तौर पर होगा। नीति निर्धारण होगा तो जो आप कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को सारे स्कूलों में कंपलसरी करना, और उसका आकलन भी ठीक उसी तरीके से होना जैसे कि आप कन्वेंशनल एजुकेशन या दूसरे सब्जेक्ट का करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन करना, या फिर इस तरह के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन करना, या फिर हम पेरेंट्स को बुलाएं। भाई स्कूल कैसे, मैंने आपको ये बोला कि आप स्किल्स को डेवलप करिए, स्कूल्स कैसे बुलाते हैं? उनको भी मार्केटिंग करना कोई बुरी बात नहीं होती। मार्केटिंग कोई बुरा शब्द नहीं है, उसको हमने बुरा समझ लिया कई लोगों ने। बिजनेस मार्केटिंग, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गड़बड़, यही तो गड़बड़ है। भाई मार्केट का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को रखें जो क्वालिटी की है। और फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसको संदेह है? लेकिन हम रख नहीं पा रहे हैं, उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। उसको मार्केट करने के लिए हमें ऐसे मंचों को और डेवलप करने की जरूरत है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही, दो चीजें हो गई, सरकार के ऊपर दबाव, दूसरा उन पेरेंट्स को समझाना है, सोशल मीडिया आदि इत्यादि का जितना ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना, चाहे वो वीडियोस के जरिए हो, चाहे अपीलों के जरिए हो, चाहे इस तरह के कार्यक्रम। तीसरी बात है इंपॉर्टेंट, पैफी जैसे प्रयासों के साथ आपको बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। एक अकेला अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता,
कोई भी प्रयास हो, हर प्रयास के लिए टीम वर्क ज़रूरी होता है, लोगों का साथ आना ज़रूरी होता है। लोगों को साथ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक मंच के प्रति समर्पण दिखाएँ। आज हम धर्म के जातियों के समाज तो देखते हैं, हम खेल कूद का कोई समाज नहीं देखते हैं। हम नहीं देखते उसका समाज। हम देख रहे हैं ये क्लब, वो जाति, वो ब्राह्मण समाज, वो क्षत्रिय समाज, सब देख रहे हैं। हम खेल का कोई समाज नहीं देखते हैं। हम फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों का कोई समाज नहीं देखते हैं। और जब तक इसको आप सामाजिक प्रयास नहीं बनाएंगे, यानी एक कम्युनिटी बेस्ड कोशिश नहीं बनाएंगे, तब तक आप नतीजे जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो पेफी एक ऐसा प्रयास है जिसके साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और मैं जुड़ने से जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके पेज को लाइक कर दें या इनका कोई एनुअल कार्यक्रम होता है उसमें शामिल हो जाए। अपने आइडियाज़ के ज़रिए, अपने इनको क्या करना चाहिए, इन पर भी दबाव बनाइए। इनको बताइए कि आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरह से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस शुड बी योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ये तीन प्रयास आपके फिजिकल एजुकेशन की शक्ल को बदल देंगे। एक बार फिर, बड़े से बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन को एक आंदोलन का रूप दीजिए। आप कर सकते हैं, आधे से ज्यादा काम आप कर चुके हैं, आप लोगों को इकट्ठा कर चुके हैं, बस सही तरीके से प्रोजेक्ट करना। देखिए कुछ आंदोलनों को पीछे किस तरीके से वो प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम किए। आप आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता जगाइए। फिजिकल एजुकेशन को उनके बच्चों से, इमोशंस से जोड़िए, उनको बताइए तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कर सकते हैं। उनको सिखाइए, समझाइए बात, वो मानेंगे आपकी बात को। स्कूल्स पर दबाव तब बनेगा जब पेरेंट्स पर दबाव बनेगा। सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा अस्त्र हो सकता है। ये जो छोटा सा प्रयास आपने आज शुरू किया है, इसको कंटिन्यू करिए और बड़ा करिए। पैफी जैसे मंच के साथ में आपको बने रहना है। पैफी जैसा मंच आपके लिए इस आंदोलन और इन चीज़ों को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है। इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दीजिए। सिर्फ सतही इन्वॉल्वमेंट तक बात नहीं बनेगी कि कितने लोग जुड़ गए हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब है अपने आइडियाज़ के ज़रिए उन कार्यक्रमों में शामिल होकर, उनका अगर कहीं कोई प्रयास चल रहा है तो उसमें अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराकर इन इन तरीकों से आप इसको मजबूत मंच बनाइए। और सबसे पहली बात जिससे मैंने शुरुआत की थी उससे अंत करना चाहूंगा, भूखे पेट भजन ना होई। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत ही समय से कही जाती रही हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आप को स्ट्रांग करें, अपनी स्किल्स को पैरेलल डेवलप करें। ये मेरे 3-4 पॉइंट थे जिन पर मैं आज के सेशन में आपसे बात करना चाहता था। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं पैरेलल, देखिए आप बार बार मेरी बात को समझ लीजिएगा, स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों की कोई शिक्षा दे रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को, जिनकी उम्र 67 वर्ष हो चुकी है, उन्हें भी आज स्किल डेवलपमेंट की सलाह देता हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डिजिटल मीडिया या दूसरी जगह उनके अंदर संवाद की बड़ी अच्छी कला है। आपको अपने निजी जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, संवाद की बहुत शानदार कला है। और मैंने जो कुछ पाया है उनसे पाया है, बोलना चालना। लेकिन उनके पास आज के युग के डिजिटल चीज़ों को समझने की, तो मेरे भांजे ने जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उन्होंने उनको ये चीज़ों की ट्रेनिंग दी। और कुछ मैंने उनके लिए ब्लॉग्स क्रिएट किए थे एक समय पर, और कुछ सोशल। आज उनका एक्टिविज्म इस लेवल का है कि उनके ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं, लोग उनके काम को पसंद करते हैं, एंड ही इज़ हैप्पी लाइक एनीथिंग। अगर वो और अपनी क्षमताओं को और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं तो वो और अच्छे नतीजे जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एक 67 ईयर ओल्ड पर्सन की, जो मेरे पिताजी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। तो फिर आप लोग तो कर ही सकते। मैं अपनी स्किल्स डेवलप करने में लगा हुआ हूँ। तो स्किल डेवलप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको कोई भी काम करना शुरू करें। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में मार्केटिंग के एस्पेक्ट को, डिजिटल मीडिया के एस्पेक्ट को, थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स को, इन चीज़ों को भी इम्प्रूव करने पर आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए मैं बहुत ज़्यादा औपचारिक व्यक्ति हूँ नहीं, बहुत ही अनौपचारिक रूप से भी कई बार बातें करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें मैंने हृदय से कही हैं, आपने हृदय से सुनी होंगी। उनमें से जो काम का हो उसको रख लीजिएगा, जो बेकाम का लगे उसको त्याग दीजिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा विचार मत करिएगा। क्योंकि हमें अच्छा अच्छा जो है वो हंस की तरह से आप दूध दूध जो है वो पी लीजिए, और बाकी पानी पानी छोड़ दीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखिए हम अपने जीवन में कई प्रयास करते रहते हैं, और इन प्रयासों में मुझे लगता है कि हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। पैफी ने एक ऐसा ही प्रयास किया है।
और मैं इस प्रयास के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर कभी और मौका मिला तो, क्योंकि अभी इतने सारे सवाल हो गए हैं कि इनको पढ़कर इनका जवाब देना और फिर वो बोलते बोलते बहुत लंबा हो जाना, इस सेशन को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। लेकिन जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप समराइज करेंगे, उस पर थोड़ा आत्मंथन करेंगे। कभी मुझसे कुछ प्रश्न किए गए इस मंच पर तो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं दोबारा से उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इसको देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको आपको लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इन बातों को सुनने की। बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से आभार एक बार फिर, आपने इतने प्रेम से सुना, इतने स्नेह से सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी बातें काम भी आएंगी। धन्यवाद।